तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में आपके लिए यहाँ पर एक नया मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर को अगर आप देखेंगे तो आपके रियल एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यानी आपका पेपर जो 8, 9 और 10 जून को लगा हुआ है, उन सभी क्वेश्चंस को आज के सेशन के माध्यम से कवर करवाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी के हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करवाएंगे और 50 क्वेश्चन उसके बाद जीके जीएस और यूपी जीके के। तो अगर आप वाकई में रियली इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज के सेशन को कंप्लीट वॉच कर लेना। टाइम बहुत कम बचा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी के 50 क्वेश्चंस करवाएंगे। आप चेक करिए 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करके आ जाइए और इन 50 क्वेश्चंस में से अपना टारगेट बताइए कि हिंदी के आपके कितने टोटल सही हुए हैं। ठीक है, आप लोग अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा हिंदी वर्णमाला में मुख्य मूल स्वर कितने हैं, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मुख्य स्वर आपके जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं याद कर लेना। एक तो छोटा आ होता है, छोटी ई, छोटा ओ और इस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 आप लोग लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्ण, उच्चारण, पद और शब्द सार्थक इकाई दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर वर्ण के साथ जाना चाहिए। आपने पढ़ा होगा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो ध्वनियां न स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, इन्हें क्या कहते हैं। सभी लोग बताओ इनको हम लोग क्या बोलते हैं। उनको हम लोग अयोग वाह बोलते हैं। बस इतनी छोटी बात याद कर लेना। जो ध्वनियां न स्वर कहलाती हैं और ना ही व्यंजन कहलाती हैं, उनको हम लोग अयोग वाह कहते हैं। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर बताइए कौन सा व्यंजन है। स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना, उपसर्ग के बिना या विसर्ग के बिना। यहाँ पर ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसको हम लोग उच्चारित नहीं कर सकते। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो स्वर होता है, स्वर के बिना हम लोग किसी व्यंजन को उच्चारित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक किए होंगे, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा सुख और दुख के बीच जो ये योजक चिन्ह लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो सिंपल सा ये है, आपको याद कर लेना है। यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये जो ये चिन्ह होता है, इसको हम लोग योजक चिन्ह और संयोजक चिन्ह दोनों चिन्ह के नाम से जानते हैं। दोनों में से कोई एक आ जाए तो आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। अगर योजक दिख जाए या संयोजक दिख जाए, दोनों में से कोई एक को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। फटाफट देखिए और राइट आंसर को कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर अल्प विराम आपने पढ़ा भी होगा, पैराग्राफ अगर आपने पढ़ा होगा हिंदी के तो आपको ये चिन्ह दिखा होगा। यानी इस टाइप से अगर ये चिन्ह आपको दिख जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये बात अगर आपसे पूछी जाए किस चिन्ह का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे। अभी तक इस सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके, और चैनल पर नए हैं, सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं इस बार फाइनली, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा। बस एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से और आप इतना काम करिए। तो यहाँ पर अगर ये पूछा जाए अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, तो उसको हम लोग पूर्ण विराम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर विवरण चिन्ह को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बनेगा। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए शब्द के उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। एक आपका तत्सम हो जाता है, एक आपका तद्भव हो गया, दूसरा आपका हो जाता है देशज, और चौथा आपका हो जाता है विदेशज। ऑप्शन नंबर आप लोग डी के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही होते चल रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पूछा जरा श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ा करिए, ज़्यादा जल्दबाजी भी मत करिए। तो यहाँ पर श्रृंगार एक तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर ये आप लोग श्रृंगार के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है इसमें से घोटक शब्द क्या है, फटाफट इसमें करेक्ट आंसर बताइए। हिंदी में अगर आप करेक्ट आंसर नहीं देंगे तो आपको शर्म आनी चाहिए। घोटक हम लोग बोलते हैं घोड़े को, यानी कि यहाँ पर फर्क इतना है, ये आपका तद्भव शब्द है और ये आपका तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जरा, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है। मंत्रकारी शब्द की बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मदारी। ऑप्शन नंबर ए में मदारी दिया गया है। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप मदारी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। मदारी को लॉक कर दीजिएगा। जरा प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया, तो यहाँ पर प्रति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा मिसप्रिंट हुई है, तो यहाँ पर प्रति शब्द जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है प्रत्युन्मति शब्द में यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है, सभी लोग बताइए। एक होता है आपका उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। अगर शब्द के पहले की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या उपसर्ग होगा, और शब्द के अंत में क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। तो यहाँ पर शब्द के पहले जो पार्ट जुड़ता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्रकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर प्रा होना चाहिए, प्रा की हलंत आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। ये ऐसे कुछ लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा गलत है। गलत के बारे में पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए कौन सा इसमें से गलत है। देखिए, तनुज का तनुजा हो जाता है, चूहा का चूहिया हो जाता है, सांप का सापिन हो जाता है, बनिया का बनियान होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर डी में आपका गलत दिया गया है, गलत है, तो यही ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, क्या समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, भाषाओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, नदियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, या तिथियों के नाम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि समुद्रों के नाम जो होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं, बाकी भाषाओं, नदियों और तिथियों के नाम यहाँ पर स्त्रीलिंग होते हैं। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी शब्द स्त्रीलिंग है। सभी शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा यहाँ पर आपको चूज करना है। करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में करते हुए चलिए। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, देखिए अगर हम बात करें ये आपका नर्मदा कैसी है, तो ये नदी है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा। और शीशम की बात करें तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, साहित्य पुल्लिंग हो जाएगा, और कैसा है ये पुल्लिंग हो जाएगा। दिमक की अगर बात करें, दिमक कैसी है, स्त्रीलिंग, और समाधि भी स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी में दोनों शब्द स्त्रीलिंग प्रयुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। देखिए यहाँ पर आपके जितने भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन किए गए हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी टॉपिक मेंशन किए गए हैं, सभी टॉपिक से टच करते हुए सभी क्वेश्चंस को हम लोग रखे हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस रखे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं। तो इसलिए इन क्लासेस को आप लोग डेली करते हुए चलिएगा, और एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। काशी नंबर ए में आपका दिया गया है काशिदाकार, जो कि गलत दिया गया है। जुर्राब, ये भी गलत दिया गया है। और पजामा की बात करें, ये भी। घाघरा की बात किया जाए तो घाघरा एक क्या है, घाघरा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। जुर्राब तो भी ये स्त्रीलिंग है, यानी कि जुर्राब भी स्त्रीलिंग होगा, और घाघरा एक तरीके से स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर इन दो में आप लोग लगा सकते हैं करेक्ट आंसर, यानी कि दो आपके शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया लॉजिक, इसको याद रखना। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। अगर वचन की बात किया जाए तो यहाँ पर दो वचन होते हैं। एक तो यहाँ पर एक वचन और एक होता है बहुवचन। अगर संस्कृत की बात किया जाए तो संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाएगा, संस्कृत में 3 हो जाएगा, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, ठीक है। और उसके बाद पूछा जा रहा है मैंने आम ले लिया, इसका बहुवचन बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमने आम ले लिया या हमने आम ले लिया है, ये लिया है नहीं होगा, यहाँ पर लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर करिएगा, हमने आम ले लिए हैं। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। सामान्य बहुवचन की बात किया जाए, नदी का जल ठंडा है, तो नदी का जल ठंडा है तो आपको याद कर लेना है सभी नदी का जल ठंडा है, या नदियों का जल ठंडा है, या नदियों का जल ठंडा है। तो यहाँ पर मैं जो कहना चाहूँगा, करेक्ट आंसर जो बनेगा सामान्य बहुवचन, वो नदियों होना चाहिए, यानी कि नदियों का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने मेंशन कर दिया है, और इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। कह रहा मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए अगर आपसे कहीं पर कारक हो
देखिए अगर आपसे कारक पूछा जाए और वहाँ पर आपसे पूछा जाए के लिए, देखिए अगर आपसे कारक पूछा जाए और कारक में जो वाक्य हो वहां पर ये शब्द दिख जाए के लिए, तो वहां पर आप लोग कौन सा कारक लगाएंगे? संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर लाइन में पंक्ति में या पर आ रहा है तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। अगर से आ रहा है तो वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। और अगर यहाँ पर काकी आ रहा है तो यहाँ पर संबंध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर के लिए आ रहा है तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कौन सा कारक है? हे ईश्वर दया करो, तो यहाँ पर संबोधन कारक है। संबोधन कारक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ए को लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरी गोद में बिल्ली है, तो मैंने आपको बताया था क्या कि अगर किसी वाक्य में आ जाए और कारक पूछा जाए, अभी मैंने बताया, तो यहाँ पर मैं अभी बताया था तो अधिकरण कारक हो जाएगा। पर आपका अधिकरण दिया गया, अधिकरण ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम का भाई भरत है, राम का भाई भरत है, वाक्य में कौन सा कारक है? सभी लोग बताओ करेक्ट आंसर। अभी मैंने ऊपर बताया था और अब आप लोग करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का करेंगे। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? अगर को आ जाए तो कर्म कारक, अगर के लिए आ जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, राम का भाई भरत है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अभी मैंने बताया कि किसी वाक्य में का और किया जाए तो वहां पर संबंध कारक हो जाता है। राम का भाई भरत है तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत आती है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक राजभाषा है। तो ये एक राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना, हिंदी एक राजभाषा है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखते हैं? सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरुमुखी या फिर देवनागरी? तो यहाँ पर आप लोग देवनागरी के साथ करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अनुच्छेद 348 के साथ करिएगा। अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की कार्रवाइयों में प्रयुक्त भाषा के संबंध का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 348 करेक्ट आंसर बनेगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोग व्यंजन संधि के साथ करेक्ट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? सत्य धन मार्ग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर व्यंजन संधि लॉक कर देना। नेक्स्ट, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? करेक्ट आंसर बताइए, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? सभी लोग बताओ, दीर्घ संधि है, वृद्धि है, गुण संधि है या यण संधि है? तो यहाँ पर 10-15 मिनट की और क्लास बची हुई है। सभी लोग बताइए, यहाँ पर सूर्योदय शब्द दिया गया और इसमें से संधि पूछी जा रही कौन सी इस्तेमाल की गई है? इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर सूर्य आपका अलग हो जाएगा और उदय आपका अलग हो जाएगा। कौन सी संधि है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर गुण संधि है। अगर आपको ऐसे एक मात्रा देखने को मिल जाए, ऐसी एक मात्रा देखने को मिल जाए, यहाँ पर याद कर लेना गुण संधि होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे कौन समास कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास के साथ कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे उदाहरण में यहाँ पर दिया गया प्रतिदिन, जैसे कोई शब्द में पहले प्रति यानी कि पहला शब्द प्रति आ जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। अगर किसी समास में पहला पद यथा आ जाए तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अनु आ जाए तो या बड़ा आ जाए तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आयात का विलोम निर्यात होता है, दृश्य का अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, आमिष का सामिष नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में गलत दिया गया है। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए आपसे अगर पूछा जाए तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अपकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कर्ष हो जाएगा और उत्कर्ष का आपका अपकर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा। अभी 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के बचे हुए हैं, इसलिए क्लास को एंड तक ही वाच करिएगा। नेक्स्ट, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? तो बहिर्मुखी इसका विलोम कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा।
अगला देखिए, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, यहाँ रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश शब्द की अगर बात किया जाए तो आकाश को हम लोग व्योम बोलते हैं, आकाश को गगन बोलते हैं, आकाश को नभ बोलते हैं, लेकिन रसाल नहीं बोलते हैं, रसाल नहीं कहते हैं। यही आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है या क्या कहा जाता है? पहली क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना की अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? इसमें आपका नाम धातु क्रिया है, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो यहाँ पर खा रहा है आपसे पूछा जा रहा, पकौड़े खा रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा, क्योंकि सकर्मक में यहाँ पर कर्म होता है और अकर्मक में कर्म नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। लिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? यहाँ पर बात किया जाए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, श्याम सोता है। सोता क्या है? सोना एक अकर्मक क्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा जा रहा, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग क्या संज्ञा बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया संज्ञा, आप लोग लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? देखिए, दुनिया में अगर किसी का नाम आ जाए, जैसे कि मेरा नाम ही आ जाए, ठीक है, या आपका नाम हो सकता है, या किसी स्थान का नाम हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि दुनिया में किसी का भी नाम हो, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, हमको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर संज्ञा की बात की जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं है? यानी कि हिमालय की बात किया जाए तो शब्द है, यानी कि हिमालय अपने में हिमालय है, तो ये आपका क्या है? व्यक्तिवाचक। गंगा एक ही है, व्यक्तिवाचक है। राम आपका क्या हो जाएगा? राम एक ही थे, जो कि व्यक्तिवाचक। लेकिन पहाड़ कई हैं, तो ये आपके जातिवाचक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर किसी में गंगा आ जाए, सरस्वती आ जाए, यमुना पूछ लिया जाए, तो उसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द गलत है? तो यहाँ पर तत्सम, तद्भव, प्रयोगिक, विदेशी शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको गलत बताना है। तो यहाँ पर प्रयोगिक जो दिया गया, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? नाम बताइए, आपसे पूछा जा रहा है। 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपके जो है सवाल क्वेश्चन, अब आपके जो क्वेश्चन बाकी हैं वो जीके जीएस के क्वेश्चन बाकी हैं, जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर सिविल सेवाओं का जनक किसे बोलते हैं, ये बात अगर आपसे पूछी जाए, आप लोग यहाँ पर फटाफट बता दीजिए। करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे, फटाफट हमें बताइए। और अगर आप लोग यहाँ पर चार्ल्स कॉर्नवालिस के साथ करें हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर सरोजनी नायडू अगर आपने किया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग बताइए किसने आदेश दिया था? तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का नाम आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा, स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो आप लोग क्या बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारामैया, या फिर यहाँ पर जेबी कृपलानी? ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान जेपी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या बॉम्बे? तो कलकत्ता के साथ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया? 1933 में पाकिस्तान नाम गढ़ा गया था, ये बात आप लोग याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन, सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी यानी कि लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं, उनमें से 2 कौन थे? तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, गंगाधर तिलक हो जाएंगे और लाल से लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायल की हत्या इनमें से किसने की थी, नाम पूछा जा रहा है। तो आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? चंद्रशेखर आजाद, सरदार उधम सिंह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायल की हत्या किसने की थी? सरदार उधम सिंह। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? यानी कि यहाँ पर 17 साल की अगर बात किया जाए, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया? आप लोग करेक्ट आंसर चंद्रशेखर आजाद के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। यह घटना 13 अप्रैल सन 1919 को हुई थी, जब जनता जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा एकत्रित हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 में गलत है। आपको गलत कथन चुनना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। रॉलेट एक्ट 1919 निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था? अगर शामिल करने की बात किया जाए तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध, सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत यूं प्रेस की सेंसरशिप, या फिर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को ही लॉक कर देना, बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? सन की बात किया जाए तो ये सन 1920 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? क्या सही है अगर आपसे पूछा जाए, या पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, या भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए आंदोलन था, या तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? CR दास की बात चल रही है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जरा, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। ये तीनों लोगों के द्वारा यहाँ पर अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? ये बात अगर आपसे पूछी जाए तो आप लोग करेक्ट आंसर किसके साथ करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस आंदोलन का प्रारंभ दांडी यात्रा से हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो यहाँ पर गुरु की बात किया जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले को लॉक कर देना। नेक्स्ट, गांधी जी ने चंपारण नामक के एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात या महाराष्ट्र? तो ये आप लोग बिहार के साथ करिएगा, बिहार राज्य में है, बिहार आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो यहाँ पर कोई भी सदस्य नहीं था, राइट आंसर शून्य के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट, पूना समझौता का संबंध किससे है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण, हिंदुओं के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण, मुसलमानों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण, सिखों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात हस्तांतरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी? तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, बिल्कुल सही है। तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाएगा, ये नहीं थी। कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, या सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय
गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो यहाँ पर उनका नाम सरोजिनी नायडू हो जाएगा और इन्होंने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था, बताइए। तो यहाँ पर मैं कहूँगा भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा बन जाएगा, भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, यानी 1947 के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा जो था भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, ये बात उसमें मेंशन थी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए नारे डैश के साथ शुरू हुआ था, करो या मरो, आप लोग लॉक कर देना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, करो या मरो के साथ। में पूछा जरा 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा ये काम किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। अगला देखिए, इनमें से किसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है, लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को लॉक करोगे, सभी लोग बताइए। यहाँ पर अगर लॉर्ड मिंटो की बात किया जाए, लॉर्ड मिंटो आप लोग याद कर लेना, सांप्रदायिक जनक लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, लॉर्ड रिपन आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। यानी लॉर्ड रिपन की बात किया जाए, इनका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। क्वेश्चन देखिए, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी। तो यहाँ पर लुईस माउंटबेटन की जगह की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके ब्रह्मा एवं अतिरिक्त खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये आपसे अगर पूछा जाए किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, क्वेश्चन में पूछा जा रहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर मैं रहूंगा, ये नारा किसका है। तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी, यह कथन किसका है। तो ये कथन महात्मा गांधी जी का कथन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। तो यहाँ पर केसरी हिंद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा था हमारे जीवन से रोशनी चली गई। तो यहाँ पर आप लोग महात्मा गांधी जी के साथ करेंगे। और इनका निधन कब हुआ था, 30 जनवरी, याद कर लेना, 30 जनवरी 1948 में इनका निधन हुआ था, ये बात आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर यानी देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने चार घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी है, उसका नाम नागपुर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। यहाँ पर बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर आसफुद्दौला, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर बनेगा। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार के द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे और जितने क्वेश्चन आपको करवाएं उसमें से आपका स्कोर कार्ड कितना गया ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जो भी क्लास लेटेस्ट आपके लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सकें और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।